फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बेरुवाड़ी केस 1960, केशवानंदा भारती केस 1973 और सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बेरुवाड़ी यूनियन केस 1960। तो बेरुवाड़ी यूनियन केस 1960 ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जो भारतीय संविधान के जो इतिहास में सबसे बड़ा केस था, एक तरह से इसमें नज़ीर प्रस्तुत करी थी सुप्रीम कोर्ट ने। और ये मामला था क्या, पहले मैं आपको इसके बारे में अवगत करा देता हूँ। देखिए क्या है कि जब रेडक्लिफ के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाई गई तो कई विवाद उठे उस सीमा रेखा को लेकर के। उसमें जो है तो 1958 में क्या हुआ कि जो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे भारत के, और उसके बाद और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के उस समय के फ़िरोज़ खान नून, तो फ़िरोज़ खान नून और जवाहरलाल नेहरू के बीच समझौता हुआ कि कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज़ जो हैं, सर रेडक्लिफ के द्वारा जो बाउंड्री लाइन बनाई गई थी तो उसमें कई जो हैं विवाद उत्पन्न हुए थे। तो बेरुवाड़ी जो है, जब ये कहा गया कि हम ये इंडिया और पाकिस्तान अपने आप जो है डिवीज़न कर लेंगे स्टेट जो भी जगह हैं उनका, तो बेरुवाड़ी जो है वो पाकिस्तान को देना था। तो बेरुवाड़ी पाकिस्तान को देना था, तो उसमें बात आई कि क्या संसद में ये सरकार जो है जो बिना अमेंडमेंट के ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। ये डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ कि बेरुवाड़ी को जो है पाकिस्तान को देना था। तो इसको लेकर के जब डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना आवश्यक है अगर संसद जो है किसी राज्य का पार्ट या किसी देश किसी अन्य देश को है कोई भी भारत की जगह या फिर कोई भूमि जो है वो देता है। तो इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना की ज़रूरत है। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा हो नहीं सकता, और प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसका डिसीजन ये दोनों निकल के आए। उसके साथ साथ फिर नवा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा सरकार को, और उसके बाद ऐसा पॉसिबल हो पाया। तो इसमें क्या, इट डील्ड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रियम्बल, द पावर ऑफ द Parliament to transfer the territory to another country and whether the preamble is a part of the constitution, as I told you कि preamble जो है वो part है constitution का कि नहीं है, इसको लेकर के। और जो पार्लियामेंट है, भारतीय संसद जो है वो क्या किसी टेरिटरी को ट्रांसफ़र कर सकती है किसी अन्य देश को। तो ये इशू ऑफ बेरुवाड़ी यूनियन ये है कि केस एरोज ड्यू टू द डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान regarding the Beruwadi Union, a small territory in West Bengal, located near the border of the East Pakistan, now Bangladesh। तो ये जो बेरुवाड़ी है इसको पाकिस्तान को देना था, तो ये एट द टाइम इट वाज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस 1947 में भारत की आज़ादी हो जाती है 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद में बाउंड्री डिसाइड होती है इंडिया और पाकिस्तान की, जो कि सर सिरिल रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन बनता है उसके द्वारा। तो रेडक्लिफ लाइन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है। हाउएवर देयर वर कन्फ्यूजन्स एंड मिस्टेक्स इन द डिमार्केशन। तो यहाँ पे कहता है कि कुछ कन्फ्यूजन्स भी था और कुछ मिस्टेक्स भी थी डिमार्केशन में, बाउंड्री को जो है मार्क किया गया था उसमें, और इसके कारण जो है डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ और सर्टेन टेरिटरीज़ को लेकर के, जिसमें से बेरुवाड़ी यूनियन भी एक टेरिटरी थी। टू सेटल द डिस्प्यूट, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर फ़िरोज़ खान नून ऑफ पाकिस्तान साइंड एन एग्रीमेंट इन 1958। अब इस डिस्प्यूट को निपटाने के लिए जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और फ़िरोज़ खान नून जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनके बीच में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ जो 1958 में हुआ। किसको लेकर के, कि बेरुवाड़ी को यूनियन को डिवाइड करने के लेकर के। तो जब ऐसा एग्रीमेंट हुआ तो उसमें पाया कि अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट
इस एग्रीमेंट के अनुसार जो बेरूबाड़ी है वुड गो टू द पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को जाना चाहिए। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट क्या था बेरूबाड़ी केस को लेकर कि प्रियम्बल कैन नॉट बी यूज टू ऐड और मॉडिफाइड लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना, वो उसमें कहा गया कि प्रस्तावना कैन नॉट बी यूज्ड, प्रस्तावना यूज़ नहीं की जा सकती। प्रस्तावना के द्वारा हम ये नहीं कह सकते किसी एरिया को ऐड या मॉडिफाई या लॉ जो है वो नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन में, या कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अंग नहीं है। पार्लियामेंट कैन नॉट ट्रांसफर टेरिटरी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसा आई टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिना संविधान संशोधन के पार्लियामेंट जो है किसी भी टेरिटरी को बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के किसी टेरिटरी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती किसी अन्य देश को। तो इसको लेकर के जैसा कि हम लोग को पता है 368 जो आर्टिकल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के है। तो आर्टिकल 368 के द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 में है और उसमें ये कहा गया है, लेकिन अभी इसमें एक बात आती है कि क्या पार्लियामेंट किसी राज्य की बाउंड्री को चेंज कर सकती है या किसी बाउंड्री को जो है चेंज के साथ साथ जो है किसी राज्य को स्थापित कर सकती है, एक अन्य राज्य को बना सकती है। तो उस केस में मामला आता है तो उसको इसमें बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि ऐसे केस में जो बहुमत है वो 50% + 1 यानी साधारण बहुमत से जो है किसी राज्य क्षेत्र की बाउंड्री में चेंज किया जा सकता है। बट एट दैट टाइम ये भी कहा गया कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कोई भूमि जो है वो विदेश को या किसी अन्य देश को नहीं दी जा सकती या टेरिटरी को किसी अन्य देश को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जब ऐसा किया गया तो याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है तो उसको पहली बात तो ये कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब है 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट +1। तो ये तो हो गया इनका जो है उनको बहुमत मिलना चाहिए। दूसरा जो है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उसके 2/3 लोग उसके पक्ष में वोट डालें। तो ये जो हो गया, जब ये दोनों केसेस हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं कि विशेष बहुमत, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। राज्यसभा और लोकसभा को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जब भी कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, इफ़ देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, तो उनके बीच में अगर मतभेद होता है तो क्या होता है कि दोनों की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई जाती है साधारण विधेयक को लेकर के। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के कोई भी ऐसी जो लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। तीसरा जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जो राष्ट्रपति है जिस तरह से धन विधेयक को वो नहीं वापस कर सकता, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी वो राष्ट्रपति जो है वो वापस नहीं कर सकता, उसमें उसको संस्तुति देना अनिवार्य होता है। ठीक है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू ट्रांसफ़र इंडियन टेरिटरी टू अनदर कंट्री अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 3 में जो है टेरिटरी को ट्रांसफ़र करने का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में। तो यहाँ पे ये कहा गया कि पार्लियामेंट जो है, जो संसद है, वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती या फिर ऐसे उसको पावर उसके क्षेत्र में नहीं आती या उसके अधीन कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसके द्वारा कि वो इंडियन टेरिटरी को, किसी इंडियन टेरिटरी को ट्रांसफ़र करके किसी अन्य देश को दे सके अनुच्छेद 3 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है। तो ये पूरा मामला था और ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रियम्बल को लेकर के है कि इसमें सीधा कहा गया कि प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट नहीं है। इसमें फिर बाद में केशवानंद भारती केस जब आता है 1973 में, तो उसमें प्रियम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया और ये भी कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट कर सकती है किसी भी पार्ट में
कॉन्स्टिट्यूशन के, बशर्ते कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किसी तरह से क्षति नहीं होना चाहिए, उसमें जो है किसी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो जो संविधान में जो प्रियम्बल में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व, है ना, या फिर कह सकते हैं समाजवाद, लोकतांत्रिक, गणराज्य, तो ये जितने भी शब्द हैं, जो भी शब्द हैं प्रियम्बल के, तो उन सभी शब्दों को, या जस्टिस, है ना, तो ये सभी शब्द जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाएंगे, और इसको समय समय पर जो है संविधान का संरक्षक जिसको बोला गया वो सुप्रीम कोर्ट को बोला गया। ठीक है, तो इसमें कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया है, और यही जो है जब कभी भी ऐसा कोई कानून बनता है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इंटरप्रेट करेगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं, तो बेस्ड ऑन दिस रूलिंग द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू पास द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नवा संविधान संशोधन जो कानून था उसको पास किया गया 1960 में, और लीगली ट्रांसफ़र बेरूबारी यूनियन टू पाकिस्तान, और इसके द्वारा जो है विधि के द्वारा ये पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किया गया बेरूबारी यूनियन। अब दिस केस इनिशियली सेट द प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट कहने का मतलब ये है कि एक तरह से विशेष या कह सकते हैं एक तरह से मिसाल पेश करना, या इसको कहा जाएगा प्रेसिडेंट को। तो मिसाल के तौर पर जो है ये इसको लिया गया, और प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। बट दिस व्यू वाज लेटर रिवर्स्ड इन द केशवानंद भारती केस 1973, और इसको बाद में रिवर्स किया गया, वेयर द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द प्रियम्बल एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइल द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे बात है पार्लियामेंट किसी भी भाग को अमेंड कर सकती है, किसी भी भाग में जो है फेरबदल कर सकती है ना, संशोधन कर सकती है। इट कैन नॉट आल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बशर्ते कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होना चाहिए। तो प्रियम्बल को जो है संविधान की आत्मा भी कहा गया है कि, और साथ में मैंने जैसा कि बताया कि कस्टोडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, और जो शब्द हैं जैसे जस्टिस है, या सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, रिपब्लिक, और उसके साथ साथ जो है फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, तो ये जितने भी शब्द हैं, और ये सारे शब्द जो हैं ये बेसिकली प्रस्तावना में ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को। तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये भाग 2 में दे रखी है संविधान में। तो इसमें जो है टोटल आर्टिकल जो हैं वो 5 से लेकर 11 तक हैं। आर्टिकल 5 जो है वो सिटीजनशिप को बताता है कि जन्म से जो व्यक्ति जो है जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो जो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइंस हु वाज द सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड। तो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। फिर उसके बाद आते हैं आर्टिकल 6 पर, इसमें ये डिफ़ाइन किया गया कि राइट ऑफ सिटीजनशिप फॉर अ सर्टेन पीपल। जो सिटीजनशिप है वो एक सर्टेन पीपल के लिए है, और हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि भारत आए हैं पाकिस्तान से। इसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल देख लेते हैं पहले। आर्टिकल 7 में क्या हुआ कि इसमें राइट ऑफ द सिटीजनशिप कौन कौन से जो सिटीजनशिप के राइट हैं, वो सर्टेन माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान से जो है
टू पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ से जो है पहला पहला तो है आर्टिकल 6 में कि जो पाकिस्तान से भारत आए और यहाँ पे जो है भारत से पाकिस्तान गए, उनको जो है नागरिकता की बात कही गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है आर्टिकल 8 में डिफाइन किया गया राइट्स ऑफ सिटीजनशिप फॉर सर्टेन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु लिव आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे जो भारत में जन्म हुआ लेकिन विदेश में रह रहे हैं, ऐसे इंडियन ओरिजिन के लिए ऐसे लोगों के लिए क्या अधिकार होंगे नागरिकता के, ठीक है। तो नागरिकों के अधिकार के बारे में दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 9 में जो है ये किया गया कि पीपल हु बिकम द सिटीज़न ऑफ अनदर कंट्री, अगर कोई व्यक्ति जो है अन्य किसी देश का सिटीज़न हो जाता है, नागरिक हो जाता है, तो आर नॉट कंसिडर्ड द सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसको नहीं समझा जाएगा भारत का नागरिक, ठीक है। तो स्वतः उसकी भारत की नागरिकता चली जाती है अगर कोई विदेशी नागरिक हो जाता है भारत का आदमी। तो फिर आता है आर्टिकल 10 डिफाइंस हाउ सिटीजनशिप राइट्स आर मेंटेन। तो ये सिटीजनशिप राइट्स को कैसे मेंटेन किया जाए। और उसके बाद आर्टिकल 11 में आता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो कि इससे संबंधित कानून बना सकती है और सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकती है। तो ये जो आर्टिकल थे आर्टिकल 5 से 11, तो इसमें कैसे सिटीजनशिप जो है इंडिया की कौन कौन सिटीज़न होंगे कहे जाएंगे और किन किन तरीक़ों से इंडिया की सिटीजनशिप जा सकती है उन उसके बारे में भी बताया गया। और साथ साथ में ये भी बताया गया कि जो पार्लियामेंट है वो समय समय पर सिटीजनशिप को डिफ़ाइन कर सकती है। तो जो पहला सिटीजनशिप एक्ट आया था वो 1955 में आया था। 1955 में आने के बाद में तो ये तो 511 आर्टिकल हो गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये रहे। उसके बाद में जो एक्ट एक बना या कह सकते हैं जो पहला कानून बना, जो सिटीजनशिप एक्ट जिसको बोला गया, वो 1955 में आया। फिर उसके बाद उसमें जो है तमाम संशोधन किए गए बार बार में, और संशोधन कई बार होने के बाद में वो इस समय जो सिटीजनशिप का रूल जो है वो डिफरेंट है, जो कि एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया था उस समय, ठीक है। तो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को, बल्कि अडॉप्ट क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जब समय लागू किया गया था संविधान को 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद में जो संविधान में ये जो आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ये जो सिटीजनशिप को लेकर के, तो इसमें उसके बाद में जो सिटीजनशिप एक्ट आता है 1955, तो उसके बाद में जो भी इस समय सिटीजनशिप के रूल्स हैं वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है आर्टिकल 5 पीपल हु वर लिविंग इन इंडिया। तो पहला तो डोमिसाइल रूल है कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति वो सिटीज़न समझा जाएगा भारत का, देवर बॉर्न इन इंडिया, पहला तो जन्म लिया है भारत में, या फिर उसके पेरेंट जो हैं वो भारत में जन्म हुआ है उनका, और जो कि रह रहे हैं कंटिन्यूसली भारत में 5 साल से अधिक से बिफोर 26 जनवरी 1950 से के पहले जो 5 साल का टेन्योर इनका हो चुका है। 26 जनवरी 1950 के पहले जो 5 साल भारत में रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 6 में पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिकेम इंडियन सिटीज़न इफ़। तो जो यहाँ भारत में आए हैं पाकिस्तान से, तो उनको सिटीजनशिप दी गई, वो इंडियन सिटीज़न कहे जाएंगे यदि दे एंड देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया या बिफोर डिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले, या फिर कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं किसी के, वो भारत में जन्मे हैं और इस समय अगर वो रहे, और जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अगर भारतीय इस समय भारत में नहीं जन्मा है, तो वो भी सिटीज़न होगा इंडिया का, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि यहाँ जन्म से ना होकर वंश एवं परंपरा से हो सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ दे केम टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, आज़ादी के बाद 19 जुलाई 1948 के से पहले दे वर द ऑटोमेटिकली सिटीज़न, उनको सिटीज़न मान लिया गया है
दे हैड बीन लिविंग इन इंडिया सिंस देयर अराइवल। तो जब वो पाकिस्तान से भारत में आए, ठीक है, तो उनको सिटीजन ऑफ इंडिया मान लिया गया। किस तारीख से पहले? 19 जुलाई 1900 से पहले। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 7 जो है, पीपल हु वेंट टू पाकिस्तान बट केम बैक टू इंडिया। पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए, तो इफ़ दे केम ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, पंजीकरण करवाया इंडियन सिटीज़न के रूप में, तो वो भी इंडियन भारत के नागरिक कहे गए। तो यहाँ पे आ गया एक और विधि, पंजीकरण। अब देखिए 3 विधि हो गई हैं जिसके कारण जो है भारत का नागरिक बना जा सकता है। मैंने अभी 3 बताई, पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा जो है रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, पंजीकरण से। However, before registering, they must have lived in India at least 6 months. ये at the time of the when it was the act was mentioned, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 7 को मेंशन किया गया था, एट दैट टाइम ये कहा गया कि जो एटलीस्ट 6 मंथ रह लेगा वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन एट दैट टाइम, बट अभी क्या है, 5 ईयर, 5 साल तक कोई व्यक्ति को भारत रहना ही होगा भारत में। जो भारतीय नागरिक, मतलब जो कभी जो है रजिस्ट्रेशन उसको कराना है, तो वो भारतीय नागरिक कभी रह चुका है, तो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो पाकिस्तान से भारत आया जैसे, ठीक है, और तो भारत वापस आया, तो उस केस में जो 6 महीने का समय दिया गया था, लेकिन अब का समय है, ठीक है। तो वो ये सब अमेंडमेंट्स हुए जब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया 1955, ठीक है। तो इंडियंस लिविंग इन अदर कंट्रीज आर्टिकल 8, जो अन्य देशों में रह रहे हैं, तो पीपल हु आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा नहीं हुआ था, जो भारत, जो अखंड भारत जिसको कह सकते हैं कि एट दैट टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं था, वो केवल पूरा इंडिया था। उस समय जो बॉर्न हुए, उस समय जो जन्मे लोग अनडिवाइडेड इंडिया में, बट वर लिविंग इन अदर कंट्रीज, लेकिन जो रह रहे हैं किसी अन्य कंट्री में, कुड बिकम इंडियन सिटीज़न, वो भी भारतीय बन सकते हैं। को भी जो है भारतीय सिटीज़न के प्रावधानों के अंतर्गत लाया जाएगा कि ये भी जो है भारतीय नागरिक कहे जाएंगे। हाउएवर दे हैड टू रजिस्टर, उनको रजिस्टर करना होगा इंडियन सिटीजन्स के रूप में एट द इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में जा कर के, या भारतीय दूतावास जो है वहाँ पर जा कर के उनको रजिस्टर करना होगा। ऐसे लोगों को जो इंडियंस लिविंग इन अदर कंट्रीज़ जो हैं, तो यहाँ पे एक बात आती है, एनआरआई कौन है, किनको कहा जाएगा, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा, और पीआईओ का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई, ओरिजिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन दोनों को जो है मर्ज कर दिया गया है। अब जो ओसीआई या पीआईओ कार्ड जो है वो अलग अलग नहीं बनता है, एक ही होता है, ठीक है। इनको जो है इंडियंस लिविंग अदर कंट्रीज़ में, इनको ओसीआई की श्रेणी में रखा गया। और एनआरआई कहने का जो 182 दिन तक काम करने के लिए जाते हैं विदेश में, पर्पसली विदेश गए और उनको वापस लौटना भी है, तो अगर कोई व्यक्ति 182 दिन तक भारत से बाहर किसी अन्य कंट्री में रहता है, तो यहाँ पर जो है उसको एनआरआई कहा जाता है। और एनआरआई में इसमें जो है भारतीय दूतावास के जो लोग होते हैं, जो अन्य देशों में जो उच्चायुक्त होते हैं, या कह सकते हैं अन्य देशों में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राजदूत होते हैं भारत के, उन सभी को, या फिर अन्य कोई ऑफिशियल रूप में भेजे जाते हैं भारत से बाहर किसी अन्य देश में, उन सभी लोगों को भी एनआरआई कहा जाता है। एनआरआई बेसिकली क्या है, इनके पास वीज़ा, पासपोर्ट होता है, इनको पासपोर्ट इशू किया जाता है, परंतु वोट देने का अधिकार इनको नहीं है, ठीक है। परंतु अब जो है, पहले नहीं था, अब क्या है कि फॉर्म 6A, पहले फॉर्म 6 जो है ये भारत के नागरिक को मतदाता सूची में
उनका नाम लाने के लिए वो फॉर्म 6 भरा जाता है। फॉर्म 6A जो है ये NRI के लिए है कि जिनको पंजीकृत किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है वोटर लिस्ट में। तो फॉर्म 6A को या इसको अलाउ किया गया NRI के लिए, ठीक है। OCI और ऑरिजिन ऑफ या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर इसको कहते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ये इनको जो है इनको एक ही नाम दिया गया है और अब जो है इनको मर्ज कर दिया गया है, तो इनका कार्ड भी एक ही बनता है। इनको कोई वोटिंग का अधिकार नहीं है और ना ही ये जो है इसको इंडियन सिटीज़न कब माना जाएगा, इसमें ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति के माता पिता या माता मही पिता मही, या कह सकते हैं उनके दादा दादी नाना नानी जो है पहले भारत में थे और फिर जो है विदेश चले गए, और विदेश में जा कर के जैसे किसी व्यक्ति का बॉर्न हुआ लेकिन वो इंडियन उसके पेरेंटल थे, तो उसको क्या करना होगा, भारत में आकर के इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, 7 साल भारत में रहना है और 7 साल भारत में रहते हुए भारत की किसी एक 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा की उसको जानकारी होनी है। तो अगर ये दोनों चीज़ें जो है, दोनों कंडीशन फॉलो की जाती हैं, तो उस केस में जो है इंडिया वो पर्सन जो है 7 साल बाद एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करा सकता है और इसके द्वारा जो है वो नागरिक बन सकता है भारत का, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं वेज टू बिकम एन इंडियन सिटीज़न। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो पीपल को अलाउ किया गया टू बिकम द सिटीजनशिप इन 5 वेज। अब ये 5 वेज यहाँ से जो है आप इसको मानिए एक्यूरेसी में, और जो आर्टिकल्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें कई फेरबदल किए गए हैं सिटीजनशिप को लेकर के, ठीक है। तो पहला तो बाई बर्थ, जन्म से, फिर बाई डेसेंट, डेसेंट का मतलब है इफ़ बोर्न आउटसाइड इंडिया टू इंडियन पेरेंट्स, जिनके वंश परंपरा से, में जिनके माता मही या पिता मही, कहने का मतलब है जो नाना नानी दादा दादी वो सभी उनमें से कोई अगर जो है भारत में जन्मा है तो जो लेकिन जो स्वयं जो है भारत में विदेश में जन्मे हैं वो भी जो है भारत के नागरिक हो सकते हैं, ठीक है, कहे जाएंगे अगर वो लगातार जो है यहाँ पर होता है कि यहाँ पर 5 साल है, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई विदेशी है तो यहाँ पर बात आती है कि कोई विदेश में जन्मा है लेकिन उसके माता पिता या नाना नानी या दादा दादी जो हैं वो, या उसके पूर्वज जो हैं, या कह सकते हैं वंश जो है वो भारत में जन्मा है, भारत में कोई जन्मा है तो वो भारतीय कहा जाएगा, वो सिटीज़न कहा जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन के द्वारा वो सिटीज़नशिप ले सकता है, यानी पंजीकरण के द्वारा। कहाँ पंजीकरण कराना है, इंडियन एम्बेसी में। फिर नेचुरलाइजेशन के द्वारा, नेचुरलाइजेशन मतलब देसीकरण। देसीकरण कहने का मतलब यही है कि जैसा कि मैंने बताया कि विदेशी नागरिक जो है, जो विदेश में रह रहा है, वो उसको जो है वो देश में आकर के 7 साल उसको रहना है, और विदेशी जो है जो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहे वो 7 साल भारत में रहे और उसके बाद जो है भारत की संस्कृति में जो पूरी तरह घुल जाए और उसका जो कम से कम एक भाषा, 22 भाषाओं में से एक भाषा में वो पारंगत हो, जो संविधान में जो अनुसूची 6 में जो भाषा दी गई हैं, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, अनुसूची 8 में है ना। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यहाँ पे क्या है कि न्यू लैंड बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का कोई जैसे मान लीजिए कोई भूमि है और भूमि को जो है वो भारत का अंग हो जाती है। मान लीजिए भारत किसी भूमि को जीत लेता है, या कोई भूमि जो है वो भारत के द्वारा, हमारे देश के द्वारा जो है उसको मिला लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। तो ऐसे केस में वहाँ उस भूमि पर जो भी लोग हैं जो रहते हैं उनको ऑटोमेटिकली सिटीज़न ऑफ इंडिया कहा जाएगा, ठीक है। तो ये भाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इसके द्वारा। तो ये 5 जो हैं तरीके हैं जिसके द्वारा जो है इंडियन सिटीजनशिप पाई जा सकती है। अब इसको डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो सिटीजनशिप बाई बर्थ क्या है? अ पर्सन इज़ अ इंडियन सिटीजन बाई बर्थ इफ़ दे वर बॉर्न इन इंडिया अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 के बाद से 30 जून 1987, ठीक है, इसके बिटवीन बॉर्न की हो तो सिटीज़न ऑफ इंडिया माना जाएगा।
उसके पेरेंट्स की नेशनलिटी जो है कोई भी हो, फिर नो मैटर, है ना। तो उसके बाद फिर यहाँ से चेंज हुआ, फिर 87 से लेकर 2004 तक ये चेंज हुआ। जुलाई 1 2087 से दिसंबर 2004 तक सिटीज़न ऑफ इंडिया इसमें चेंज किया गया, ठीक है, ये अमेंडमेंट किया गया। तो अमेंडमेंट क्या किया गया, ओनली इफ़ एटलीस्ट, कम से कम एक पेरेंट जो है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जब बॉर्न की बात आई तो पहले तो बॉर्न हो गया, फिर यहाँ पे वन पेरेंट माना गया। अब वन पेरेंट में माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, लेकिन इसको जो है पिता के लिए बोला गया। फिर जब इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया, ठीक है, तो बॉर्न आफ्टर दिसंबर 3 2004, अब यहाँ पर ये 87 में चेंज हुआ, है ना। देखिए कब कब इसको अमेंड किया गया, तो 1986 में अमेंड किया गया पहले, ठीक है, फिर अमेंडमेंट किया गया 1992 में, उसके बाद अमेंडमेंट किया गया ये 2004 में, ठीक है, फिर 2004 में 3 में कह सकते हैं, 3 में, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो सिटीजनशिप को 2003 में अमेंडमेंट किया गया, फिर 2003 में अमेंडमेंट किया गया, लेकिन ये इस तरीके इसको 2004 चुना गया, वो अलग बात है। ये अमेंडमेंट सिटीजनशिप में अमेंडमेंट, ठीक है, ये अमेंडमेंट कब कब किया गया, किसमें, सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 था उसमें, 1986, 1992, 2003, फिर उसके बाद में 2003 के बाद में 2005, फिर 2015, फिर 2019। 2019 में मैंने जैसा कहा कि जो विदेशी थे तो एनआरआई को जो है वोटिंग का अधिकार दिया गया, ये 2019 में दिया गया, ठीक है। तो 6A फार्म के बारे में मैंने बताया था। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसके बाद पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन और वन पेरेंट इज इंडियन सिटीजन एंड अदर इज़ नॉट द इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट के द्वारा कहने का मतलब है बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के भारत में इंटर होना, एक तरह से घुसपैठ जिसको कहते हैं। तो घुसपैठ जब बढ़ने लगी तो घुसपैठ को रोकने के लिए जो है पिता के साथ साथ जो है माता को भी जोड़ा गया कि माता पिता दोनों जो हैं भारत के नागरिक होने चाहिए। तो चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट, जैसा कि मैंने बताया था कि जो उनके बच्चे हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स के, वो अगर भारत में जन्मे हैं तो क्या भारतीय बोले जाएंगे। तो जिस तरह से इंडिया के डिप्लोमेट्स के जन्मे भारत से बाहर चले जाते हैं जो डिप्लोमेट्स होते हैं, या कह सकते हैं इंडियन जो फॉरेन चले जाते हैं और वहाँ पर जो है दूतावास में रहते हैं, या फिर कह सकते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के जो लोग होते हैं या इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनके बच्चे जो होते हैं तो वो जो है उनको एनआरआई माना जाएगा। इसी तरह जो है फॉरेन कंट्रीज़ के अगर इंडिया में दूतावास में रह रहे हैं, एम्बेसी में रह रहे हैं, अलग अलग देशों के दूतावास हैं हमारे देश में, यहाँ दिल्ली में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर रह रहे हैं तो वो डिप्लोमेट्स या फिर इनिमी कंट्री के कोई भी व्यक्ति है, पाकिस्तान या जिससे हमारा युद्ध हो चुका है, पाकिस्तान और चाइना जो हमारा इनिमी है, उस कंट्री से कैन नॉट बिकम द इंडियन सिटीज़न बाई बर्थ। ये जो है जन्म से भारत के सिटीज़न नहीं हो सकते उनके बच्चे, अगर यहाँ पर जन्म लेते हैं तो ये तो बात आ गई सिटीजनशिप बाय बर्थ। अब आते हैं सिटीजनशिप बाय डेसेंट, यानी पीपल बॉर्न आउटसाइड इंडिया। ऐसे व्यक्ति जिनका जो बॉर्न हुआ है भारत के बाहर, लेकिन उनके पूर्वज जो थे वो भारत में थे, या उनके पूर्वज भारतीय थे, या वंश परंपरा से जो भारत में रहे। तो इसमें बॉर्न बिटवीन 26 जनवरी 1950 से लेकर फिर 1992 जो अमेंडमेंट हुआ था, मैंने बताया था अभी, है ना, तो इसमें ये अमेंडमेंट किया गया, और सिटीज़न इफ़ देयर फादर वाज इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर इसके बाद जो है बॉर्न ऑन आफ्टर 10 दिसंबर 1992 के बाद इसमें सिटीज़न इफ़ आइदर पेरेंट जोड़ा गया, माता या पिता, वाज एन इंडियन सिटीजन ऑफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर बॉर्न आफ्टर 2004, तो ये समय समय पर जो है ये संशोधित होता रहा। 3 दिसंबर 2004 में नॉट ऑटोमेटिकली या सिटीजनशिप अनलेस देयर बर्थ इज रजिस्टर्ड। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात कर दी गई कि उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उनको जो है पंजीकरण कराना पड़ेगा। कहाँ पर? इंडियन एम्बेसी में, भारतीय दूतावास में। विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ, 1 साल के अंदर
जन्म के 1 साल के अंदर, ठीक है। आल्सो इफ़ अ चाइल्ड हैज सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो अगर कोई बच्चा है उसकी अनदर किसी देश में सिटीजनशिप है, दे मस्ट गिव अप दैट सिटीजनशिप। अगर वो अपनी सिटीजनशिप विदेश की छोड़ देता है तो उसको जो है अगर 18 वर्ष से पहले, मान लीजिए 18 वर्ष से पहले जो है चाइल्ड जो है वो किसी अन्य देश का सिटीजनशिप बन जाता है, या फिर दे मस्ट गिव अप द सिटीजनशिप बिफोर टर्निंग 18, वो 18 साल से पहले वो छोड़ देता है वहाँ की सिटीजनशिप, तो दे विल लूज़ देयर इंडियन सिटीजनशिप। तो यहाँ पे बात आती है कि इनका पेरेंट, यहाँ पे चाइल्ड की बात कही गई है, चाइल्ड है सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए पेरेंट हैं और पेरेंट का वो चाइल्ड है, मान लो पेरेंट के द्वारा जो है विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली गई है, और उनके साथ में जो मान लीजिए जो बच्चे हैं जो 18 साल से कम है, तो वो भी ऑटोमेटिकली उनकी भी नागरिकता चली जाएगी, है ना। और वो भी जो है अदर कंट्री के सिटीज़न माने जाएंगे, और साथ साथ जो है उनको 18 साल के बाद दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो नागरिकता के लिए, यहाँ की सिटीजन बनने के लिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा इंडियन ओरिजिन होने चाहिए। कोई इंडियन ओरिजिन जो है वो लिव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 7 ईयर, 7 साल से भारत में रह रहा है। और पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत में जो जन्मे हैं और जो कि बाहर रह रहे हैं, लिविंग एब्रॉड रह रहे हैं, आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। अब पर्सन यहाँ पे अनडिवाइडेड इंडिया का देखिए नाम आ गया है, क्या आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब उससे पहले जो अनडिवाइडेड इंडिया था, मतलब जब भारत पाकिस्तान एक था। तो पर्सन मैरिड टू एन इंडियन सिटीज़न, अगर कोई महिला जो है जिसमें देखिए दोनों बातें हैं, अगर कोई इंडियन सिटीज़न से मैरी कर लेता है, अगर कोई पुरुष से या महिला से शादी कर लेता है कोई व्यक्ति विदेशी, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा, बशर्ते कि वो उसको 7 साल के लिए उसको भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हु हैज़ लिव्ड इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स, जो कि 7 साल से भारत में रह रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है माइनर चिल्ड्रेन ऑफ इंडियन सिटीज़न, यहाँ पे माइनर चिल्ड्रेन की बात आती है कि जो पर्सन है हुज पेरेंट्स आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो पहले से सिटीज़न है इंडियन के, भारत के सिटीज़न हैं, द फॉर्मर इंडियन सिटीज़न हु हैव लिव्ड इन इंडिया, तो जो इससे पहले के जो सिटीज़न हैं जो रह चुके हैं भारत में, और उन्होंने जो मैंने जो बताया ना कि विदेशी नागरिकता अगर उन्होंने ग्रहण कर ली है, तो वो फॉर 1 ईयर बिफोर अप्लाइंग, तो उनको जो है अगर पहले से कभी रह सके हैं तो उनको 1 साल रहना पड़ेगा यहाँ पर अप्लाई करने से पहले। तो ये जो है ये शुरुआत में यहीं पर बात आती है कि सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन जो है 5 साल हो गया है, यहाँ पर 1 ईयर नहीं 5 साल, 5 ईयर तो रहना ही पड़ेगा। और विशेष परिस्थितियों में जैसा कि बताया एटलीस्ट 7 ईयर इंडियन ओरिजिन हुआ लिव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, जो 7 साल से भारत में रह गए हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होगा उन्हें? इंडियन एम्बेसी में, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन। यहाँ पे देसीकरण की बात आई है। नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप कैसे कि पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़ हु आर नॉट इलीगल माइग्रेंट, पहले तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, या पासपोर्ट वीज़ा उनके पास प्रॉपर होना चाहिए, और वो जो है इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप इफ़ दे मेड द कंडीशन, दीज कंडीशन, यानी 3 कंडीशन, इसमें स्पेशल केस भी है एक। तो दे आर नॉट फ्रॉम अ कंट्री दैट प्रिवेंट्स इंडियन फ्रॉम बिकमिंग इट्स सिटीज़न, ऐसी कंट्री से नहीं होने चाहिए जहाँ पहले से भारत के लिए कहा गया हो कि भारत का नागरिक नहीं बन सकता अगर वो इस कंट्री से आया है। तो पहले तो पाकिस्तान, फिर आ गया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, मालदीव को हटा करके, और साथ में म्यांमार को हटा करके। तो ये सभी जो हैं वो इन कंट्री से नहीं होंगे, ठीक है। और दे प्रॉमिस टू गिव अप देयर ओल्ड सिटीजनशिप, ठीक है, और जो पहले से उनकी जो सिटीजनशिप है उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो
इसमें एक बात और याद रखिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी रूप में अगर विदेश का नागरिक किसी भी देश का नागरिक हो जाता है, ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता उसकी चली जाती है, ठीक है ना। तो दे हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर लास्ट 12 मंथ्स। यहाँ पे वही 1 साल वाली बात आ गई, लेकिन यहाँ पर है बिफोर अप्लाइंग। तो यहाँ पे ये जो नेचुरलाइजेशन में है, बिफोर अप्लाइंग ये 12 मंथ्स जो है बाद में किया गया था। तो यहाँ पर जो है कि वो भारत में रह रहा हो लास्ट आखिरी 12 मंथ से। तो यहाँ पर केवल 12 मंथ की 1 साल की बात नहीं कही गई है, यहाँ 7 साल लगातार की बात कही गई है अब, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज किया गया है, 7 ईयर्स हो गया है लगातार, ठीक है। दे नो वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, यहाँ की जो मैंने बताया था कि 7 साल उसको रहना है यहाँ पे, और एक लैंग्वेज 8th शेड्यूल में जो 8वीं अनुसूची है उसमें उसके द्वारा जो है 22 भाषाएं हैं। भाषाओं को लेकर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान में 14 भाषाएं जो थी वो 8वें शेड्यूल में थी। पहले जब संविधान बन के तैयार हुआ था, ओरिजिनल संविधान में, भारत के संविधान में 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। फिर उसके बाद जो 14 भाषाएं थी, तो जब 15 हुई तो 21वां संविधान संशोधन किया गया, 21st अमेंडमेंट किया गया, और इसके द्वारा जो है सिंधी को बनाया गया, जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये हो गई 15। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन जो था 1967 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है 21वें के बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। तो ये 71वां संविधान संशोधन हुआ, ये इसके द्वारा ये 92 में हुआ। तो इस 92-93 में, तो इस टाइम पे जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई। पहली जो थी वो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक है। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कितनी हो गई? 15, 3, 18 हो गई। और उसके बाद जो है 71वें के बाद में 92nd अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में, इसके द्वारा फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो उसके बाद हो गई 22 भाषाएं, ठीक है। तो वो 4 भाषाएं कौन थी? बोडो, संथाली, मैथिली और यहाँ पे आता है बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। ये 4 भाषाएं जो हैं 92nd अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। तो यहाँ ये बात आती है लैंग्वेज की कि कम से कम एक भाषा जो का वो अच्छी तरह से वो जानता हो व्यक्ति, ठीक है। स्पेशल केस क्या है? अगर किसी व्यक्ति ने विशेष योगदान दिया है विज्ञान के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, फिलॉसफी के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, वर्ल्ड पीस या ह्यूमन प्रोग्रेस, या कह सकते हैं कोई, अगर मान लीजिए इन क्षेत्रों में जो है विशेष योगदान दिया है और वो कहीं भी रह रहा है, तो उसको, उस व्यक्ति को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या गवर्नमेंट जो है कैन रिलैक्स दीज कंडीशन, इन सभी कंडीशन से रिलैक्स करते हुए सिटीजनशिप का जो प्रोसेस है उसको फास्टर करते हुए उसको दे सकती है। सिटीजनशिप प्रोसेस जो है उसको क्या करेंगे? उसको तेज त्वरित करके उसको जो है भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नोबेल प्राइज़ इंडियन ओरिजिन है, लेकिन अब वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, लेकिन उसको जो है नोबेल प्राइज़ मिल गया है, तो ऐसे केस में जो है वो ऐसे केस में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे प्रावधान कर सकती है जिसके तहत उसको जो है भारत का नागरिक समझा जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिटीज़न बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये मैंने बताया कि किसी भी जगह का अगर भारत जो है उसको अपने में मिला लेता है, ठीक है, उस जगह को, उस क्षेत्र को, तो वहाँ पर रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो सिटीजन हो जाएंगे भारत के। तो इफ़ अ न्यू टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स हु अमंग द पीपल लिविंग देयर विल गेट द इंडियन सिटीजनशिप। फॉर एग्जांपल पांडिचेरी के केस में, पांडिचेरी जो था ये फ्रांस के अधीन था, फ्रांस के अधीन था, तो इसको जो है इंडिया का पार्ट बनाया गया 1962 में, और गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑर्डर पारित किया जिसके द्वारा जो है सिटीजनशिप एक्ट में 1955 में चेंजेस किए गए और पीपल को अलाउ किया गया वहाँ की पांडिचेरी की कि वो इंडिया के सिटीजन बने। तो पांडिचेरी तो पहले किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था, तो वहाँ से जो है पांडिचेरी को इंडिया में शामिल किया गया। अब पांडिचेरी में कौन कौन से
यही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो अलग अलग बसा हुआ है। तो इसमें इंडिया में इसको थोड़ा बता देते हैं हम। यहाँ पे यनम है, ठीक है, ऊपर सबसे पहले, फिर पौंडीचेरी आता है, यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश पे है, फिर ये पौंडीचेरी आता है, ये भी ये पौंडीचेरी, फिर पौंडीचेरी के बाद कराईकल आता है, कराईकल। ये तीनों जो है, ये दोनों तमिलनाडु में है, ये यनम अलग है। तो ये तमिलनाडु की बॉर्डर से लगता है कराईकल, तो ये जो है पौंडीचेरी कराईकल तमिलनाडु के बॉर्डर से लगते हैं। और माहे जो है वो केरला से लगता है। तो ये माहे, ये वेस्टर्न ओर पे है और ईस्टर्न पे 3 है ये। तो ये चारों मिलकर के जो है पौंडीचेरी का जो है यूनियन टेरिटरी बनाती हैं। और ये भी याद रखिएगा, देयर आर ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हु हैज़ द कोर्ट सिस्टम, जिसमें हाई कोर्ट है। तो पौंडीचेरी में भी हाई कोर्ट है, या फिर जो है यहाँ पर दिल्ली में भी हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं। फिर आते हैं आगे नेक्स्ट, वेज टू लूज़ द इंडियन सिटीजनशिप। रेनेंसिएशन कहने का मतलब अपने आप जो सिटीजनशिप त्याग दे कोई व्यक्ति, इस सिटीजनशिप अपना छोड़ दे, ठीक है, और किसी और देश का नागरिक हो। टर्मिनेशन, लूजिंग सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली कैसे होगा? जब वो जो है किसी अन्य देश का नागरिक हो जाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ से उसकी नागरिकता चली जाएगी। और डिप्रीवेशन यानी गवर्नमेंट कैंसल्स द सिटीजनशिप। गवर्नमेंट कैंसिल कैसे कर सकती है? अगर कोई महिला जो है वो किसी विदेशी व्यक्ति से शादी कर ले तो तो उसको जो है गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है। दूसरा जो है, कोई ऐसे युद्ध के समय में विदेशी जो एक तरह से कह सकते हैं कि विदेशी ताकतों का साथ दे, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकदम कैंसिल कर सकती है कि उसकी सिटीजनशिप नहीं है। यानी भारत के विरुद्ध जाकर के भारत के विपक्ष में काम करना। या फिर कोई ऐसा इंडियन हो जो विदेश में जैसे 5 साल जो है वो विदेश में रहा, ठीक है, मान लीजिए 7 साल यहाँ पे रहा और उसने जो है नागरिकता ग्रहण कर ली, या 5 साल रहा पर नागरिकता ग्रहण कर ली, और उसके बाद जो है विदेश में 2 साल के लिए, 2 साल के अंदर में उसको जेल हो गई, तो ऐसे केस में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको सिटीजनशिप मना कर सकती है। तो क्या क्या केस हैं उसके बारे में जानते हैं। रेनोन्सिएशन की बात आ गई, तो एनी सिटीजन हु एज एडल्ट और मेंटली कैपेबल कैन वॉलेंटरली बाई चॉइस, है ना, गिव अप देयर इंडियन सिटीजन बाई मेकिंग द फॉर्मल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन अपना दे कर हो सकता है। डिक्लेरेशन जो है रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा, पर्सन स्टॉप बीइंग, है ना, उसके बाद उसको जो है इंडियन सिटीजनशिप नहीं समझा जाएगा, उसकी सिटीजनशिप रोक दी जाएगी, ठीक है ना। इफ अ पर्सन रिनाउंसेस इंडियन सिटीजनशिप देयर माइनर चाइल्ड। अब यहाँ पे जो माइनर चिल्ड्रेन हैं अंडर 18 के, तो उनको जो है वो भी सिटीजनशिप से जो है उनकी चली जाएगी, और जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएंगे तब उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा सिटीजनशिप के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए इंडियन एम्बेसी में, ठीक है। उसके बाद आते हैं टर्मिनेशन कैसे हो सकता है। लूजिंग सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली, वॉलेंटरली और बाई चॉइस बिकम द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ले अपने आप तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। दूसरा क्या है, एज सुन एज गेट सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री दे स्टॉप बीइंग द इंडियन। इसको तो बात हो गई है कि जैसे ही विदेशी सिटीजनशिप को सिटीजनशिप इन अनदर कंट्री, उसका अनदर कंट्री का सिटीजनशिप हो जाता है तो उसकी नागरिकता वहीं पर रुक जाती है। तो यहाँ पर क्या है, अपने आप जो बाई चॉइस हो जाए, और अगर यहाँ पर जो है सिटीजनशिप कैसे जाएगी, यहाँ पर बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर वहाँ की नागरिकता स्वतः नहीं धारण करता है, लेकिन वहाँ का नागरिक जो है उसको नागरिकता दे दी जाती है, तो उसके केस में भी वो नागरिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिस रूल डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द वार। और ये वार के समय पे, युद्ध के समय पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी उस समय जो है उसकी सिटीजनशिप जो है वही रहेगी, वहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगी। युद्ध के समय में कोई भी प्रावधान काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो इमरजेंसी लग जाती है, इमरजेंसी के समय में मौलिक अधिकार भी काम नहीं करते हैं। अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकार जो हैं उनको जो है ख़त्म कर दिए जाते हैं। केवल 19वां मौलिक अधिकार ऐसा है जिसको ऑटोमेटिकली जो ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये हम जब मौलिक अधिकार पे आएंगे, फंडामेंटल राइट्स पे आएंगे, तब बात करेंगे, ठीक है। और इफ़ इंडिया इज़ एट वार द
may not cancel the person citizenship immediately, तो एट दैट टाइम ये इमिडिएटली कैंसिल नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं टर्मिनेशन लूजिंग सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली, कैसे फ्रॉड के केस में कोई व्यक्ति जो है चीटिंग से इंडियन सिटीजनशिप उसने पाई हो। दूसरा डिसलॉयल टू इंडिया, भारत के साथ जो है उसके जो है कह सकते हैं कि वो लॉयल्टी उसकी ना रही हो हैं, और या फिर कह सकते हैं एक्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान विरुद्ध किसी कार्य में लिप्त रहा हो। ठीक है, तो इसी को ही डिसलॉयल कहा गया है। और सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हार्मफुल टू द कंट्री, कह सकते जो ऐसी एक्टिविटी में सपोर्ट हो जो कि भारत के लिए हार्मफुल हो, या भारत की कोई हमारे देश की कोई जो दस्तावेज हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल हैं उनको लीक करता हो कोई, या कोई युद्ध के समय विदेशी देश से शामिल हो जाता हो, उसके पक्ष में लड़ने लगता हो, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि अन्य किसी एक्टिविटी में वो डिसलॉयल होता हो, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के दायरे से बाहर जाता हो। ठीक है ना, तो उस केस में जो है इसकी सिटीजनशिप चली जाती है। दे हैव कम्युनिकेटेड और ट्रेडेड विद द एनिमी ड्यूरिंग द वार के युद्ध के समय में वो कम्युनिकेशन में रहा हो विदेश से, तो ये बता ही दिया मैंने। तो दे वर जेल्ड इन अनदर कंट्री, 2 साल के लिए जेल हो जाए किसी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक हो, विद इन 5 ईयर ऑफ गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप, जिसने भारतीय नागरिकता पाई हो 5 साल के अंदर, और वो 2 साल के अंदर है उसको विदेश में कहीं पर भी जेल हो जाए तो वो उसकी नागरिकता चली जाती है। और दे हैव लिव्ड आउटसाइड इंडिया फॉर 7 ईयर कंटिन्यूसली, अब 7 साल जैसा कि उसको जो है यहाँ पे 7 साल रहना है, कि अगर उसको जो है भारत का नागरिक बनना है तब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। दूसरा जो है क्या, यहाँ पर अगर कोई विदेश में 7 साल रह ले तो ऑटोमेटिकली जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप से चला जाता है, या इंडिया की जो नागरिकता है वो अपने आप जो है भारत की नागरिकता उसकी स्वतः नष्ट हो जाती है या स्वतः समाप्त कही जाती है। तो 7 कंटिन्यूस ईयर में था विदाउट इन्फॉर्मिंग द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार भारत सरकार के बिना जो है उसको जो है सूचना दिए हुए अगर बाहर रहता है 7 साल के लिए तो भी उसकी चली जाती है नागरिकता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 2 है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसका चैप्टर को हमने अच्छी तरह से जाना। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा और पूरा वीडियो देखा होगा। तो मैं सलाह देता हूँ सभी को कि वीडियो ज़रूर पूरा देखें, जिससे आपकी नॉलेज जो है पहले से ही अच्छी है और भी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मेरा बहुत ही ज़्यादा कहना है कि विनम्रतापूर्वक कहना है और बहुत ही डीपली कहना है कि सब आप लेवल जो है हमको सपोर्ट कीजिए, थोड़ा हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, ताकि और जो अपने जो कह सकते हैं कि अपने जो आपके जो भी सुझाव हों वो हमको दे सकते हैं कमेंट के द्वारा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम जो है और बेहतर वीडियो बनाने की जो है और बेहतर वीडियो क्लास बनाने की जो है कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को है बेहतर ज्ञान मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।